जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आम लोगों को राहत देते हुए फैसला किया है कि अब सेक्टर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जिलाधिकारी के सर्किल रेट बदलाव का असर एलडीए की संपत्तियों पर नहीं पड़ेगा, जहां सभी फ्लैट और प्लॉट पहले से तय दरों पर ही आवंटित किए जाएंगे। तो वहीं अनंतनगर योजना समेत किसी भी योजना में रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। इससे घर खरीदने वालों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा, कीमतें जस की तस रहेंगी। और साथ ही प्राधिकरण के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है और हजारों खरीदारों को इससे राहत मिली। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक बड़ा फैसला सामने आया है और साफ देखा गया है कि जो संपत्तियां हैं उसकी रेट की बढ़ोतरी को लेके आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक निर्णय लिया है और उसमें उन्होंने साफ किया है कि जो सेक्टर की संपत्तियां हैं जैसे अनंत नगर योजना है, इसमें जो भी आवंटी होंगे उनके आखिरकार रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। दूसरी बात अहम यह है कि जो फ्लैट हैं और फ्लैटों को जो कीमतें हैं उसको लेके एक बैठक हुई थी और उसमें साफ देखा गया था, आदेश दिए गए थे कि फ्लैट की कीमतों में भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लेकिन जो एलडीए की पुरानी संपत्तियां हैं जो नगर निगम को हैंडओवर की जा चुकी हैं, उसमें ज़रूर ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चूँकि वो योजनाएँ फ्री हो चुकी हैं और जो डीएम सर्किल रेट कहता है उसके अनुसार उनमें बढ़ोतरी ज़रूर देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी के फर्रुखाबाद में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक गंगा और अन्य नदियों में खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। वहीं एडीएम ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स की टीम गठित की गई है, जिसमें एसडीएम, सीओ और एआरटीओ प्रवर्तन शामिल है। जिले के सभी खनन और भंडारण पट्टेदारों का खनन बंद कर दिया गया है। जहां कोई भी व्यक्ति अवैध खनन करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर एडीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और निगरानी के लिए पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई। रोक लगाई शासन की तरफ से कब से कब तक की रोक है? देखिए, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक नदी तल में किसी भी प्रकार के खनन की कोई अनुमति नहीं होती। ये हर साल होता है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी तल से किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाता। हमारे यहाँ 3 पट्टे हैं, उन लोगों को इस बात से अवगत करा दिया गया है और तीनों ही पट्टे 1 जुलाई से पूर्ण रूप से बंद है और किसी प्रकार का खनन वहाँ पे नहीं किया जाता। और कोई व्यक्ति खनन करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम खनन निरीक्षक के माध्यम से उसकी जाँच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भंडारण की क्षमता थी उसकी नाप कराई है, कितना खनन को करना चाहिए, कितने घंटे, कितना मौजूदा समय कर चुके हैं? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए कई सारे मेजर्स हैं और हमारे खनन निरीक्षक मौके पे लगातार जाते रहते हैं। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में खनन एकदम नियमानुसार हो रहा है और अगर कहीं से भी इस प्रकार की कोई अवैध खनन की शिकायत आती है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पे जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई करती है और कहीं भी अगर अवैध खनन की शिकायत पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जैसे वो पट्टेधारक हैं तो सरकारी फीस जमा करते हैं, पट्टा निरस्त होने का डर है, अवैध खनन नहीं करते, लेकिन ट्रैक्टर और ट्राली से खनन करते हैं वो कभी भी नहीं रुकते हैं। इनके विरुद्ध क्या अभियान चलाया जाएगा? देखिए, आपके माध्यम से जैसे अब आप बता रहे हैं तो जो हमारी टास्क फोर्स है हम उसके माध्यम से अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उसको टेकअप करते हुए उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। यूपी के आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन पर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताते हुए सैकड़ों घरों में काला झंडा लगाया। बता दें कि इटावा कांड के बाद अखिलेश यादव के कथित बयान से नाराज ब्राह्मण समाज ने ये कदम उठाया। वहीं अनवरगंज, उग्गरपट्टी, चेवता, पथली समेत कई गांव में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज किया गया। ब्राह्मण समाज का कहना है कि अखिलेश यादव ने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। और आज अखिलेश यादव अपने आवास और कार्यालय का उद्घाटन करने आए, लेकिन खुद के गढ़ में की इस विरोध ने सपा की चिंता बढ़ा दी। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में टिप्पणी करते हैं और इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं। तो क्या अखिलेश यादव एक यादव और ब्राह्मणों के बीच खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खाई ही पैदा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। तो कारण क्या मानते हैं? पॉलिटिकल कारण क्या होगा? पॉलिटिकल कारण जी। जबकि दोनों समुदाय एक साथ अपना हमेशा रहा है, गांव में रहा है, कोई विरोध नहीं रहा है। कोई विरोध नहीं। गांव में भी यादव होंगे? बिल्कुल समर्थन में रहते हैं हमेशा यादव लोग जी।
ये तो इनका राजनीतिक मामला है जी। तो इटावा कांड जो हुआ उसमें क्या आप मानते हैं कि जो किया गया अखिलेश यादव की तरफ से वो सही था या उसको गलत नहीं, माना? अखिलेश यादव की तरफ से तो वो तो गलत है, हाँ, लेकिन जो हुआ इटावा कांड में मतलब ये देखा जाए गलत है, मतलब जो भी है तो प्रशासनिक द्वारा इनको देखना चाहिए कि क्या है, जो गलत है उसको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ब्राह्मण सभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर पूरे जिले में, मेरा ही गांव नहीं, पूरे जिले में एक काला झंडा लगा के एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदू एक होने के लिए पूज्य महाराज जी ने लगातार आह्वान किया है कि आप बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहो नेक रहो। लेकिन इसको किस तरीके से खंडित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि अगर उनका इटावा घर, जैसे आजमगढ़ कर रहे हैं दिल है और घर इटावा कहते हैं, इटावा में बैठ करके दोनों पार्टियों को बैठा करके सुलह समझौता करा देते तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन उनको ब्राह्मण और यादवों के बीच में खाई पैदा करनी थी, जो उन्होंने करके साबित किया। और ये इतने मूर्ख हमारे लोग हैं कि अपने में बाज रहे हैं, सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर वहां पे गलती हुई तो गलती क्यों हुई? अगर कोई हमें छेड़ेगा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। छेड़ा क्यों मुझे? तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं इसीलिए आप लोग इसीलिए विरोध प्रदर्शन किए। मैं अभी बयान सुना हूं कि उनके सांसद जी कह रहे हैं कि वैदिक मंत्र, अगर वैदिक मंत्र से आपको पूजा करानी है तो क्यों ब्राह्मणों को बुला रहे हैं? और वो भी दबाव दे के बुला रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ब्राह्मण हमसे कहे कि बहुत दबाव आ रहा है यादवों का कि हमको वहां बुलाया जा रहा है। हमने कहा कि आपका स्वेच्छा है, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन आपके अस्तित्व पे आई है। आप पहले अपने कौम को देखिए, सेव करिए कि आखिर आप लोगों के बीच में क्यों खाई पैदा किए। कि हमें तो पता ये लगा है, जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, देवारे से लेके देवगांव तक, अतरौलिया से लेके मुबारकपुर तक, कहीं कोई जो भी ब्राह्मण गांव है, जो भी ब्राह्मण अपने को थोड़ा भी मानता है, जो भी अपने पूजा पाठ में श्रद्धा रखता है, वो लगाया है। 30-35 गा रहा है और सब में लगा है। हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से, हम उन लोगों में उदंग नहीं है कि जा करके रोड पे उनका कार्यक्रम है तो वहाँ रोड पे जाएं, ये करें, हम नहीं कर रहे। हम लोग ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है, अपने घरों पे काला झंडा लगा के ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हम जो है आपका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो 27 की आप सपना देख रहे हैं उसको हम उखाड़ फेंकने का। ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं, उसी के विरोध पर लगा, क्या बताइए पूरा मामला। हाँ, आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ, हम लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज का वो अपमान करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। नहीं तो यादव और ब्राह्मणों में कोई वो नहीं है, हम लोग पड़ोसी हैं, हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। यादव में लोग हम लोग पले हैं, यादव हमारे लोगों में पले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये नाजायज बोलते हैं। सिर्फ राजनीतिक कारण से बोल रहे हैं। हाँ, और क्या है। हाँ, वोट बैंक की जी, दूसरा क्या है। तो घर पे काला झंडा लगाए हुए हैं आपको? हाँ, बिल्कुल लगाए हैं। तो कितने घरों में लगा हुआ? पूरे गांव में लगा? हाँ। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर सिपाही ने दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालकर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि छात्रा स्कूल गई थी तो वही आरोपी कार से तमंचे की नोक पर युवती को धमकाकर अगवा कर ले गया और ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं छात्रा के घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। परिजनों की खोजबीन में सिपाही को कार से उतारते हुए छात्रा को रंगे हाथ पकड़ा गया। आपको बता दें, फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और पूरा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला सर जो है, हमारी स्कूल में लड़की गई थी आज 7:30 बजे घर से निकली थी और रास्ता में था जो है, हमारी लड़की को कार में जोड़ा ब्रिज झाड़ के और हमारी लड़की के साथ में था जो है ऐसी कोई बाकी इज्जत लूटी भरपूर करके। और उसके बाद में सर जो है कुट्टा के बल पर ना बोलन दो न चिल्लाने दो। जब हमने उसकी ढूंढ खकोर करी, ऐसी हमारी कुदरत की देन, जबकि ये जो है इधर भागे ले जा रहे तो इनकी गाड़ी हमने घेर ली। घेरने के बाद में सर जो है लड़की हमने जैसे तैसे इन पर छीन पाई। तो हमें ड्राइवर भागो साहब और गाड़ी
और 4 पहिया की इनकी थाने में हमने दे दी और उन्होंने मुंजिम जो बिना जो पुलिस में जो हैं पुलिस में सर्विस कर रहे हैं उनको हमने थाने में बैठा दो। अब साहब जो है हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारी लड़की नाबालिग, हमें न्याय मिलना चाहिए। फतेहगढ़ में सर नहीं, हम प्रार्थना पत्र गए थे लिखान के लिए, तो हमने लिखाया लाओ तो हमने आपको दे दो सर। अब कार्रवाई ये क्या करते हैं, लेकिन जो है उनको हमको ही धमकाऊ था। ये कह रहे हैं कि आप जो है मुकदमा हम लिखे हैं कि कि कप्तान साहब लिखे हैं कि मुख्यमंत्री जी लिखे हैं, आप सिगरेट क्यों दौड़ रहे हैं। फिर जब आपकी लड़की को बुलाओ और उसको बुलाओ, हेड कॉन्फ्रेंस सिपाही का बताओ, लेडी सिपाही को, तो फिर अब मुझे हामी गाड़ी नहीं बड़ी कि हम मुकदमा लिखें उनके खिलाफ। और ये पुलिस में साहब तो इनके बाद मुझे सब बचाने लग रहे हैं। तो ये 7 लाख रुपया दे दो पुलिस वालों को कि हमें छोड़ दो साहब, 7 लाख रुपया दे दो और हमारा समझौता करवाए दो। हमारी इज्जत लुटी साहब जो है, हमका रुपये तो थोड़ी भी किए हैं। आदि श्री सत्यपाल जो कि थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना नवाबगंज में आके एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि एक हेड कांस्टेबल जो कि फतेहगढ़ में पोस्टेड है, आज उनकी छात्र लड़की जो 11th में पढ़ती है, वो जब स्कूल गई थी तो उनको जबरदस्ती कार में बैठा के घुमाते रहे, उसके साथ बुरा काम किया है। इस पर तत्काल FIR पंजीकृत कर दिया गया है। जो हेड कांस्टेबल हैं उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। विवेचना CO मोहम्मदाबाद द्वारा की जा रही है। विवेचना के लिए एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे विवेचना में सभी पहलुओं को जांच करेगी और विवेचनात्मक कार्रवाई करेगी। दीवान जी जो हेड कांस्टेबल है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सीतापुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह विद्यालय मार्ग पर खड़ी एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जहां देर रात खड़ी गाड़ी पर स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें एक शव बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की। मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर अमन सिंह और कोतवाल अनूप शुक्ला टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और शव की शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच लगातार जारी। आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल रोड थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में सफेद कलर की बोलेरो UP 34 AB 6270 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची और डेड बॉडी के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि डेड बॉडी जितेंद्र अमित कुमार की है, जो इमिलिया थाना क्षेत्र मोहल्ली के रहने वाले हैं। गाड़ी के जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया है। सब देखने से क्या लगता है, क्या है या चोट के निशान भी जाहिर तौर पे है, जो आगे PM की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां क्रेडिट कार्ड फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ कर दिया गया है। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 5 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 33 मोबाइल, 14 कार्ड और वर्णाकार बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गैंग के लोग बैंक कर्मी बनकर लोगों से OTP और डिटेल लेकर मोबाइल खरीदते थे और इस मामले में दिल्ली, गाजियाबाद से भी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। और साथ ही SSP हेमराज मीना ने बताया कि गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला था और इस गैंग के 2 सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये कि अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें 3 लोग हैं। एक अंजेश सरोज हैं, ये जनपद मऊ के रहने वाले थाना रानीपुर के। एक आदित्य सिंह हैं, ये थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और एक दीपक पुत्र हरेंद्र, ये चिरैया कोट थाना जनपद महू के रहने वाले हैं। और 2 लोग हैं, इसमें से एक नायाब अनवर हैं, ये थाना दानापुर पटना बिहार के रहने वाले हैं। और एक संयम जैन पुत्र प्रमोद जैन है, ये मोहन गार्डन दिल्ली के रहने वाले हैं। और ये एक साइबर ठगी का पूरा एक गैंग था, जिसमें ये लोग कॉल सेंटर के माध्यम से और क्रेडिट कार्ड और बैंक एजेंसी के जो लोग बन के लोगों को फ़ोन करते थे और उनको ये प्रलोभन देते थे कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं और आपके क्रेडिट कार्ड का जो OTP है वो हमको बता दीजिए।
और उसको रिन्यूअल करना है या उसके जो रिवार्ड पॉइंट है उसको ऐड करना है, या आपको अन्य कोई जानकारी देने के बहाने और ऐसे अकाउंट चिन्हित करते थे जिसमें कि अमाउंट ज़्यादा हो, जिन क्रेडिट कार्ड्स में जिनकी लिमिट 10 लाख के आसपास में हो। और उसके बाद में पहले ये लोगों का ये था कि उसमें से जैसे OTP मिलता था तो ये पैसा अपना ट्रांसफ़र कर लेते थे अकाउंट में और फिर उसको विड्रॉल करके उसको यूज़ करते थे। उसके बाद में इन्होंने जब वो चीज़ें लोगों को समझ में आने लग गई तो उसके बाद में इन लोगों ने फिर एक नया तरीका अपनाया, जिसमें ये लोग जो भी रिवॉर्ड पॉइंट होते थे जो क्रेडिट कार्ड के और डेबिट कार्ड में, उनको चुरा के और उसको वॉलेट में डालते थे और वॉलेट में डाल के उसके बाद में फिर उससे ये परचेजिंग करते थे, ऑनलाइन परचेजिंग। जैसे कि मोबाइल इन्होंने परचेज़ किया तो इनके पास से टोटल करीब 25 नए अलग अलग कंपनी के मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं और 8 पुराने मोबाइल हैं जो कि ये लोग यूज़ करते थे काम में, और 14 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेट्रो कार्ड इस तरह के जो इनके पास से मिले हैं, और एक हुंडई कार इनके पास से बरामद हुई है। ये लोग जो वॉलेट है उसके माध्यम से पहले मोबाइल ख़रीदते थे और मोबाइल ख़रीद के और उसके बाद में उसको सस्ते दाम में बेच के फिर पैसा इससे कमाते थे। और यही जानकारी कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली थी कि कुछ लोग हैं जो कि 30-35 हज़ार रुपये का मोबाइल है उसको 20 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो इसी की सूचना पे हमारी जो टीम है इस पर एक्टिव हुई और उसके बाद में इसमें 3 लोगों को यहाँ से पकड़ा गया और उससे जानकारी हुई कि उनके जो गैंग के 2 लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली गए हुए हैं, अभी वहाँ पे उनका कॉल सेंटर चलता है। तो उसी की सूचना पे एक टीम हमारे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई और 2 लोग जो नायाब अनवर हैं और संयम जैन है, इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और 3 लोगों को 1 तारीख को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। आज ये 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ये सामान की जो बरामदगी हुई है इसमें 25 नए मोबाइल हैं और काफ़ी जो सामान है वो करीब 8 से 10 लाख का इनके पास से सामान बरामद हुआ है। और ये एक सातिर गैंग था जो कि भिन्न जगह पे जाके और फिर इस तरीके से जो मोबाइल है, अपना मोबाइल चूँकि सभी लोगों की डिमांड रहती है तो अगर कोई सस्ते में बेचता है तो आदमी उसको तुरंत खरीद लेता है और यही ये लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा काम हमारी जो थाना कोतवाली की टीम है। इसमें से जो नायाब अनवर है, इनके पूर्व में 2 मुकदमे रहे हैं और एक मुकदमा इनके पूर्व में रहा है और संयम जैन है उनका भी एक मुकदमा पूर्व में रहा है। एक इंदिरापुरम गाजियाबाद में एक मुकदमा है और एक जो नायाब अनवर है उनके विरुद्ध धारा 66D IT एक्ट में थाना बड़ौत जनपद बागपत में एक मुकदमा है। और बाकी जो 3 लोग और यहाँ से पकड़े गए हैं इनके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक इनकी जानकारी अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुके होंगे ये लोग? ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। पहले मैंने जैसे बताया कि ये लोग पहले पैसा ही विड्रॉल कर लेते थे, लेकिन बाद में लोगों ने जब मना कर दिया तो फिर इन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस अपने आप को किया और ऐसे लोगों के चिन्हित करते थे जिनके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 10 लाख से ऊपर हो और उन लोगों को जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे ये सिर्फ अब वो रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से ही ख़रीदारी करते थे, वो जिससे उनको पता भी नहीं लगता था। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में मतलब जिनकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा रहती है तो उसमें से थोड़ा बहुत पैसा निकाल के ये लोग इस तरह से वॉलेट में डालते थे और जैसे वॉलेट में पैसा इकट्ठा हुआ उससे फिर ऑनलाइन परचेजिंग ये लोग कर लेते थे।